दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Greenland. चाहे वो वेनेजुएला हो या फिर कनाडा हो या ग्रीनलैंड, मिस्टर ट्रंप को सब कुछ चाहिए। और हम भारतीयों के लिए इस बात की क्या वैल्यू है? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ग्रीनलैंड एक सिर्फ दूर दराज का बर्फीला आइलैंड है जिसका इंडिया या एशियन कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि दोबारा सोचिए, क्योंकि ये रिपोर्ट उस इनविजिबल थ्रेड को एक्सपोज करेगी जो आर्टिक की पिघलती हुई बर्फ को हमारे खेत खलियानों से जोड़ती है। हमें इस रिसर्च में पाया है कि ग्रीनलैंड अब दुनिया का नया कुरुक्षेत्र बन चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का नया गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है और दूसरी ही तरफ है चाइना की रेयर अर्थ मोनोपोली, और इन सब के बीच में है इंडिया जो अब चुप नहीं बैठेगा। काबिल और तराफलगर इंजीनियर जैसी कंपनीज अब इस रेस में उतर चुकी है, लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स के नीचे दबी डरावनी हिस्ट्री भी है, प्रोजेक्ट आइस वॉर। Easier if they controlled Greenland completely. एक प्रोजेक्ट आइसवॉर्म की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी है Project Iceworm, the atomic city carved under the ice. और वो स्पाइरल कैंपेन जो अब तक की आपने किसी भी ग्रीनलैंड की वीडियो में नहीं सुना होगा, जहां हजारों इन्यूट महिलाओं के साथ में मेडिकल क्राइम हुआ। ये रिपोर्ट इन सब लेयर्स को खोल कर रख देगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरोप में जो भी कुछ ये हो रहा है, इस सब का एक आम इंडियन की लाइफ पर इसका क्या ही असर पड़ेगा। जवाब सिंपल है, फूड एंड सिक्योरिटी। आर्टिक पिघलेगा तो यहाँ सूखा पड़ेगा। साइंस ने अब ये प्रूव कर दिया है कि आर्टिक और इंडियन मॉनसून के बीच में एक डायरेक्ट टेली कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? जब आर्टिक में सी आइस यानी कि समुद्री बर्फ पिघलती है, खासकर बेरेंस और कारासी में, तो वहां से निकलने वाली गर्मी जेट स्ट्रीम को स्लो कर देती है। ये हवा ब्लॉक हो जाती है और इसका असर सीधा हमारे मॉनसून पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि आर्टिक आइस मेल्ट की वजह से कभी इंडिया में एक्सट्रीम बारिश तो कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ग्रीनलैंड की स्टेबिलिटी हमारे किसान की स्टेबिलिटी है। अगर वहां हीट वेव आई तो यहाँ की फसल भी खराब हो सकती है। और क्या आपको ये बात पता है कि हिमालय को अक्सर थर्ड पोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट मानते हैं कि आर्टिक फॉक्स और दूसरे जानवर असल में तिब्बत और हिमालय से ही इवॉल्व होकर नॉर्थ पोल गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं, आर्टिक और हिमालय दो बिछड़े हुए भाई हैं। जो वहां हो रहा है वो हमारे ग्लेशियर के फ्यूचर का ट्रेलर है। अब चलते हैं उस कॉन्स्पिरेसी की तरफ जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। 1959 में यूएस आर्मी ने ग्रीनलैंड में एक कैंप सेंचुरी बनाया था। दुनिया को बताया गया कि ये एक साइंस स्टेशन है। वहां बर्फ के नीचे टनल्स खोदी गई जिसमें सिनेमा हॉल, चर्च और लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए। पावर के लिए वहां दुनिया का पहला पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और थी और इस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट आइसवॉर्म। प्लान सीधा था, अमेरिका वहां बर्फ के नीचे 4000 किलोमीटर लंबी टनल बनाना चाहता था जिसमें 600 आइसमैन और बहुत सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स छुपा रखी थी। बात सिंपल थी, उस टाइम पर रशिया यानी कि यूएसएसआर का मॉस्को ग्रीनलैंड के पास पड़ता था। प्लान ये था कि मिसाइल ट्रेन पर घूमती रहेगी ताकि सोवियत यूनियन उन्हें टारगेट ना कर सके। डेनमार्क की सरकार को इस न्यूक्लियर प्लान की भनक तक भी नहीं थी। लेकिन ये सारा का सारा अमेरिका का प्लान फेल हो गया क्योंकि बर्फ मूव कर रही थी और टनल्स दबने लगी थी। 1967 में यूएस आर्मी ने कैंप छोड़ दिया और उन्हें लगता था कि बर्फ सब कुछ ढक देगी। लेकिन वहां आज भी 2 लाख लीटर डीजल, पीसीबीज यानी कि बहुत ज्यादा जहरीला केमिकल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट दबा हुआ है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है और स्टडी कहती है कि 2090 तक ये सारा जहर बाहर निकल जाएगा और समुद्र में जाके मिक्स हो जाएगा। कहा तो ये तक भी जाता है, जब ग्रीनलैंड पर बॉम्ब गिरा 21 जनवरी 1968 को, एक यूएस B-52 बॉम्बर जो 4 हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर उड़ रहा था, खुले एयर में बेस के पास क्रैश हो गया और इस मिशन का नाम था क्रोम
डोम, जिसमें यूएस के बॉम्बर्स 24 घंटे हवा में रहते थे जिससे कि वो रशिया पे अटैक कर सके। लेकिन एक प्लेन क्रैश हुआ, कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव फट गए और रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम बर्फ पर फैल गया। यूएस ने सफाई अभियान तो चलाया जिसे प्रोजेक्ट क्रेस्टेड आइस कहते थे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सब बर्फ साफ हो गया है, लेकिन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का हिंट कुछ और ही है। एक बॉम्ब का क्रूशियल हिस्सा जिसे सेकेंडरी या स्पार्क प्लग कहते हैं, जो कि यूरेनियम से बना है, कभी मिला ही नहीं। शायद वो आज भी समुद्र के नीचे ही कहीं घूम रहा हो या ऐसे ही पड़ा हो। अब बात कर लेते हैं 2025 और 26 की। आज की जियोपॉलिटिक्स में ग्रीनलैंड फिर से सेंटर स्टेज बन गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोल्डन डूम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अनाउंस किया है। और वाई ग्रीनलैंड? एक्सपर्ट का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना और रोकने के लिए ग्रीनलैंड का P2 स्पेस बेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यूएस ग्रीनलैंड को बाय तक करना चाहता है या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इतना ज्यादा डेस्परेट भी है। ये तो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की। अब बात करते हैं इनुइट, जो कि वहां के मूल निवासी है, उनका इस बारे में क्या कहना है। तो दोस्तों इमेजिन करो, आप अपने घर में चिल कर रहे हैं और अचानक एक न्यूज आती है कि दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट अपने पूरे देश को खरीदना चाहता है, जैसे कि कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई रियल एस्टेट की डील हो। और ये सब कोई मजाक नहीं है, ये एग्जैक्टली वही है जो ग्रीनलैंड के लोगों के साथ हो रहा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं। जब ग्रीनलैंड के निवासियों को ये बात पता चली कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, तो वहां के लोग जो कि इनुइट हैं, उन्हें यह बात बहुत ज्यादा बुरी भी लगी और उन्हें शॉक भी लगा। उनका सीधा कहना था, वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के लोगों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उनकी इज्जत की बात है। वेस्टर्न दुनिया में जमीन ओन की जाती है पेपर्स पे रजिस्ट्री के साथ, लेकिन इनुइट कल्चर में जमीन किसी की होती ही नहीं है। वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव ओनरशिप। आप अपना घर खरीद सकते हो, लेकिन उसकी नीचे की जमीन सबकी है। जब ट्रंप ने स्पेसिफिकली बाय शब्द का इस्तेमाल Buy the island from Denmark. इनुइट लोगों को लगा कि उन्हें भी प्रॉपर्टी ही समझा जा रहा है, इंसान नहीं। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका आ गया तो उनका हाल पोर्टोरिको जैसा ही हो जाएगा, जहां लोग यूएस सिटीजन तो हैं लेकिन उन्हें वोट देने तक का भी हक नहीं है। एक लोकल इनुइट लीडर ने कहा था, बाइंग कंट्रीज इज अ स्टोन एज मेंटालिटी। देश को खरीदना पत्थर के जमाने की सोच है। यहाँ के इनुइट लोगों का लाइफस्टाइल मॉडर्न और ट्रेडिशनल को मिला के एक यूनिक सा मिक्स है। बहुत से लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड के लोग आज भी इग्लूज में रहते हैं और पूरा दिन सिर्फ बर्फ ही तोड़ते रहते हैं। भाई ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो, कोई इग्लूज में नहीं रहता है। लोग कलरफुल वुडन हाउसेज में रहते हैं और मॉडर्न अपार्टमेंट में भी रहते हैं, जिसमें कि हीटिंग, नेटफ्लिक्स, 5G इंटरनेट सब कुछ है। वो बात अलग है कि यहाँ पर ज्यादातर आबादी न्यूक शहर के अंदर रहती है और वहाँ पर सिर्फ एक ही बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, जहाँ पर आपको डेनिश पेस्ट्रीज और थाई फूड भी मिल जाएगा। लेकिन डिनर में आज भी सील मीट या फिर वेल की स्किन ही खाई जाती है। हफ्ते भर लोग ऑफिस जाते हैं, जीन्स पहनते हैं, लेकिन वीकेंड पे वही लोग राइफल उठा के हंटिंग भी करने जाते हैं या फिर फिशिंग करने निकल जाते हैं। ग्रीनलैंड की पूरी इकोनॉमी एक मेजर फिशिंग इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा सी फूड से ही आता है। वहां सबसे ज्यादा कोल्ड वाटर श्रिम्प और ग्रीनलैंड हेलीब्यूट पकड़े जाते हैं, जो दुनिया भर में सप्लाई भी किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रीनलैंड की कैपिटल न्यूक की, और ये दुनिया की सबसे छोटी कैपिटल्स में से एक है, जहां की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 19,000 के आसपास है। और इस शहर को जो चीज बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है वो ये बनाती है कि यहाँ पर हर एक घर का कलर अलग अलग होता है। जो लाल घर होते हैं वो ट्रेड या रिलीजन से जुड़े होते हैं, जैसे कि चर्च, स्टोर या फिर यहाँ पर प्रिस्ट या फिर शॉप ओनर्स ही रहते हैं। येलो जो जगह है वो हेल्थ से रिलेटेड है, वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर नर्सेस के उनके घर जो हैं वो येलो कलर में होते हैं। और जो ग्रीन कलर के घर होते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। और जो ब्लू कलर है वो है फिशिंग इंडस्ट्री के लिए। और लास्ट में ब्लैक कलर के जो घर है वो है लॉ एनफोर्समेंट के लिए, वो है पुलिस स्टेशन। लेकिन आप न्यूक को कोई छोटा मोटा शहर समझने की गलती मत करना, इसे आर्टिक का मैनहट्टन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। न्यूक शहर भले ही एक बर्फ के बहुत बड़े आइलैंड के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो भी काफी फास्ट है। वहाँ ट्रैफिक जैम भी हो जाता है, हाँ सीरियसली कभी कभी हो जाता है। वो बात अलग है कि वहाँ के जो रोड हैं वो सिटीज से आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। वहाँ बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, फैंसी कॉफीज भी हैं। लेकिन सबसे क्रेजी चीज ये है कि आप सिटी के बीच में खड़े हो और आप बस
सर ऊपर करो तो आपको बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइसोलेशन है। न्यूक से दूसरे शहर तक जाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई रोड ही नहीं है, आपको पता है वहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी या तो बोट या हेलीकॉप्टर लेना पड़ता है। तो देखो यार, बात सिंपल है। ग्रीनलैंड के जो इन्यूट लोग हैं उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उनको पैसे भी चाहिए, लेकिन उन्हें ये सब कुछ अपनी शर्तों पे चाहिए। उन्हें किसी अमेरिका का 51 स्टेट नहीं बनना है। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करे, खरीदने की कोशिश ना करे। ये तो हुई ग्रीनलैंड के लोगों की बात। अब बात कर लेते हैं जो दुनिया ने इनके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर जुर्म किए थे। 1960 और 1970 में डैनिश डॉक्टर्स ने ग्रीनलैंड के इन्यूट पॉपुलेशन को कम करने के लिए एक हॉरिफिक कैंपेन चलाया था। उन्होंने 4,500 से भी ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को जबरदस्ती आईयूडीज यानी कि कॉपर टी लगा दिया गया था, और उनमें से कई लड़कियां तो सिर्फ 12 या 13 साल की ही थी। उन्हें बताया भी नहीं गया कि उनके साथ में किया भी क्या जा रहा है। फिर एक दिन नजा लाइबर्थ, जो इस कैंपेन की एक सर्वाइवर है, उसने बताया कि उसको स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बिना माँ बाप की परमिशन के उसको कोयल लगा दिया गया। इस वजह से कई औरतें बाद में माँ ही नहीं बन सकती हैं। हाल ही में 2025 में डेनमार्क की सरकार ने ऑफिशियली माफी भी मांगी है और सर्वाइवर्स के लिए कंपनसेशन का भी अनाउंसमेंट किया है, लेकिन जो उन्होंने शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा सहा वो कभी भी पैसों से नहीं भरा जा सकता है। अब हम चलते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पर और बात करते हैं फ्यूचर की। ग्रीनलैंड मिनरल्स का खजाना है, खास करके रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स, F-35 फाइटर जेट और मिसाइल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब पर चाइना का भी दबाव है। चाइना भी अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है और ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी माइन केविन फील्ड में एक चाइना की कंपनी शेंगन रिसोर्स, उसका भी बहुत बड़ा स्टेक है। चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में दुनिया का बॉस है कि पूरी दुनिया की 90% से भी ज्यादा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन अब इंडिया भी पीछे नहीं रहेगा। चाइना की मोनोपोली को तोड़ने के लिए इंडियन कंपनीज भी एक्टिव हो गई हैं। काबिल, जो कि खनिज विदेश इंडियन लिमिटेड कंपनी है, और ये एक सरकारी कंपनी है जिसका ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड के जैसे और दूसरे देशों में जाकर क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढने का काम है, ताकि इंडिया के अंदर भी आत्मनिर्भरता आ सके। कोल इंडिया ये भी रेयर अर्थ माइनिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि बर्फ पिघलने से नया शिपिंग रूट खुल गए हैं, जिसे कहते हैं नॉर्थन सी रूट। फायदा इसका ये है कि शंघाई से रोटरडैम जाने में अब सुएज कनाल के मुकाबले 18 दिन कम लगते हैं, और चाइना ने इसको नाम दिया है पोलर सिल्क रोड। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है। वहाँ की पिघलती हुई बर्फ हमारे मॉनसून को हाईजैक कर सकती है। मिस्टर ट्रम्प का गोल्डन डूम और पुराने न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी वहाँ छुपे हुए हैं, और इन्यूट लोगों का दर्द आज भी ताजा है। रेयर अर्थ की बात करी जाए तो लड़ाई में इंडिया भी अब एक नया खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो अगली बार अगर आप दिल्ली में बारिश का इंतजार करें तो हमेशा याद रखिएगा कि उस बादल का रिश्ता कहीं दूर ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में अपनी राय दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।